गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है हमें कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है। तो पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो सही आंसर क्या जाएगा? डी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 दिया गया है 7/2 की घात 4 गुणा 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे हर है वो 2 की घात m, यानी कि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसे होगा? शांतावर्ती होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग व अंतर क्या होता है। तो वो हमेशा क्या होता है कि अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो 1/√2, 7√5, 6+√2। तो ये इसमें से सभी जो ऑप्शन है यानी उपरोक्त सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। एचसीएफ यानी 6, 12 और 120 है, उसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, 6 के जो अवैध गुणनखंड हो गए, यानी 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, ये हो गया। इसके बाद हम 12 के निकाल लेते हैं हम। तो 12 का हो गया 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 हो गया। इसके बाद में हम 120 के जो अवैध गुणनखंड निकालते हैं। तो ये हो गया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि ये हो गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब एचसीएफ हमें निकालना है इसका, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर में से सबसे निम्नतम घात वाला लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो सबसे छोटी घात किसकी है? 2 की घात 1। 2 की घात हमने 1 ले लिया। इसके बाद में क्या मिल रहा है हमारे पास में? 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो 3 की घात 1, यानी कि जो एचसीएफ आया वो हमारा कितना आया? 6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं। ये देखिए, समांतर श्रेणी से संबंधित जो प्रश्न है दिए गए, निम्न में से कौन सी एपी है। तो देखिए, यहाँ से देखते पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें हमने गुणा 2 करने पर आ रहा है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये तो समांतर श्रेणी है नहीं, ठीक है। इसके बाद में 3 और 2 5, ठीक है। ये 5 और 3 8, फिर यहाँ 8 4 12, यानी कि सार्वंतर समान नहीं है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ से देखो 1 गुणा 3 करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ देखिए, ए में ए जोड़ा तो 2 है, 2 में ए जोड़ा 3 है, 3 में एक में ए जोड़ा था 4 है, यानी कि हमारे पास में एक जो संख्या आ रही है वो क्या आ रही है इसमें से? ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर जो 2 है वो दे रखा है 5, 11, 17 और 23 का प्रथम और सार अंतर क्या होगा। तो देखिए, प्रथम पद तो हमारे पास में कितना होगा? 5, और सार अंतर 11 में से 5 गया तो कितना बच गया? 6। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। वह यदि एपी में ए एन बराबर 9 - 5 एन है तो एपी का प्रथम पद क्या होगा। तो यहाँ हम एन की जगह 1 रखेंगे, तो ए1 बराबर 9 - 5 गुणा 1। तो 9 में से 5 गए तो हमारे पास में कितने बचे? 4। तो प्रथम पद हमारे पास में हो गया 4। अगला देखते हैं इसमें से प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग। तो प्रथम 50 धन पूर्णांक निकालेंगे हम, यानी प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग पूछा है हमारे पास में। यानी कि इस तरह से हमसे प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे एन देखो किस तरह से, ये एपी हमारे 1 2 3, इस तरह से हमारे पास में 50 धन पूर्णांकों को योग पूछा है। तो यहाँ पे ए का मान तो कितना हो जाएगा? 1, और डी का मान भी कितना हो जाएगा? 1, और एन बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 50। अब हमें जब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ हम मान रखेंगे। तो देखिए, n की जगह कितना रख देंगे हम? 50, 50/2 टू ए का मान हम लिखेंगे कितना? 1 प्लस n-1, यानी 50 में से 1 गया तो 49, और डी का मान कितना है हमारे पास में? 1, ठीक है। यहाँ हमारे पास में बचा 25, और अंदर रह गया हमारे पास में 2 प्लस 49,
यानी कि 25 गुणा क्या करेंगे हम 51। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 25 एकम 25 हंसले 2 25 दूना 50 25 एकम 25 हंसले 2 और 25 पंजे 125 और 127 यानी 1275 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ए और यहाँ रिक्त स्थान यानी कि हमें यहाँ से दूसरा पद पूछा है। तो इसमें हम 26 और 2 कितने हो जाएंगे 28 और 28 में 2 का भाग दिया तो ये हमारे पास में कौन सा आ गया 14 रिक्त स्थान जिसमें आ जाएगा हमारे पास में 14। इसी प्रकार एक प्रथम पद दिया है, ये दिया है हमें ए एन का मान पूछा है यानी कि 8वां हमें पद पूछा है यहाँ पे। तो 8वां पद क्या होता है ये 8 बराबर होता है ए प्लस 7d। अब यहाँ पे हमारे पास में ए का मान कितना है 7 7 गुना डी का मान कितना है हमारे पास में 3। तो यहाँ से 7 प्लस 7 के 21 यानी कि 28। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 28। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 144 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हम हल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 18 और इसमें रखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे समांतर सीढ़ी बनाएंगे तो n की जगह क्या रखेंगे हम 1 2 और 3 रखेंगे। इसके बाद में हम क्या निकालेंगे यहाँ से 5वां पद तो ये 5 रखेंगे। तो हमारे 5वां पद 3 प्लस 5 वो 4 इंटू 5 500 को 20 और 3 कितने हुए 23। इस तरह से हमारे पास में 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें। अब हमें ये दिया प्रायिकता पे आधारित जो प्रश्न है उन पे देखते हैं। यदि कोई घटना ये है तब किसी घटना होने की प्रायिकता और किसी घटना नहीं होने की प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1। किसी घटना की प्रायिकता होती है किसी घटना की जो प्रायिकता होती है यानी कि इसमें ये प्रश्न यहाँ होना चाहिए नहीं होती है नहीं होती ये है तो यानी कि घटना है वो माइनस में नहीं आएगी। एक असंभव घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती तो यहाँ पे भी ये प्रश्न है एक असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो कितनी होती है 1। एक ताशी गड्ढे में तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है 12। ठीक है यानी कि फेस कार्ड। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होती है तो चित आने की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1/2। एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम तो एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो 6 संभव परिणाम मिलते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता तो देखिए अभाज्य संख्या 3 ही होती है 3। एक तो होती है हमारे पास में 2 3 और 5। तो अनुकूल परिणाम 3 कुल परिणाम 6 यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से। अब ये दिया गया है कि कोई भी ये घटना ए है घटना ए होने की प्रायिकता और घटना ए नहीं होने की प्रायिकता किसके दर्शाता है यानी कि कोई भी प्रायिकता घटने की प्रायिकता है वो 0 और 1 के बीच में होती है। तो यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंकी गई जो गद्दी है ताशी गद्दी उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इक्का होने का अनुकूल परिणाम क्या है हमारे पास में 4। तो कुल परिणाम कितने 52 हम काटेंगे इसको 4 एकम 4 और इसको 1/13 तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार देखिए पासे से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। एक पासे को n बार फेंकने पर उसके कुल परिणाम कितने होंगे 6n हो जाएंगे। ठीक है यानी कि एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो 2 की घात 2 यानी कि 4 हो जाएंगे। एक पासे को 3 बार फेंकेंगे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6 होते हैं ये 6 होते हैं। समअंक कौन कौन से हैं 2 4 6 विषम अंक 1 3 5 और अभाज्य संख्या के जो अंक होते हैं 3 2 3 5। अभाज्य संख्या क्या होते हैं जिसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे छोटे प्रश्न और दिए गए एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता कितनी होती है। तो देखिए कुल परिणाम तो कितने होंगे 6 और सम अंक आने के जो अनुकूल परिणाम है वो 2 4 6 है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी 3 तो अनुकूल परिणाम होगी और टोटल परिणाम 6 तो यानी कि हमारे पास में इसका आंसर होगा 1/2। एक पासे को 2 बार उछालने पर तो 2 बार उछालने पर जो कुल परिणाम बनेंगे वो कितने बनेंगे 36 बनेंगे। एक पासे को 2 बार उछालने पर इसकी प्रायिकता क्या होगी कि संख्याएं युग्मक यानी दो दिक्क हो जाए यानी कि समान हो जाए उसमें। तो देखिए ये जो कितने परिणाम होंगे ऐसे 6 होंगे। अब इसकी जब प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो जाते हैं 6 और 2 बार फेंक रहे हैं इसलिए कुल परिणाम 36 तो इसको हम काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। आगे देखिए प्रश्न ये दिया है एक सिक्के को अब सिक्के पे आधारित एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है
तो उस पर टी आने की प्रायिकता ज्ञात की है। 2 आने पर कुल परिणाम कितने बनेंगे 4, दोनों बार टी आने पर तो अनुकूल परिणाम कितना होगा 1, तो अनुकूल परिणाम ऊपर और कुल परिणाम नीचे, जो इसकी प्रायिकता हो गई 1/4। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम कितने बनते हैं 8 बनते हैं, तो इसको याद रखना है। अब ताशी गड्डी से संबंधित प्रश्न है वो देखिए, ताशी गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, लाल रंग के कितने होते हैं 26 होते हैं, काले रंग के 26 होते हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड यानी कि फेस कार्ड होते हैं गुलाल, बेगम और बादशाह, ये होते हैं। ये यानी कि चिड़ी में भी 3 पत्ते होंगे, हुक्म में भी, ईंट में भी और पान में, इस प्रकार ये 12 पत्ते हो जाएंगे। बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती हैं और गुलाम भी कितने 4, तो टोटल कितने हुए फेस कार्ड 12। अब हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13, तो काले रंग के होते हैं। ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13, वो लाल रंग के होते हैं। पान के पत्ते कितने होते हैं 13, चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं 13 और काले रंग के होते हैं। ताशी गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ताशी गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं 52। अब उसने क्या कहा है काले रंग का, अब काले रंग के टोटल पत्ते कितने हुए हमारे पास में 26, 26 का इसमें भाग देंगे, ये कितना जाएगा 1/2। ताश के 52 पत्तों की गड्डी है, भले भारतीय गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, निकाले गए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पत्ता कैसा हो फेस वाला हो, तो यानी कि फेस कार्ड के अनुकूल परिणाम कितने हुए 52, और कितने में से निकाल रहे हैं 52 पत्तों में से, तो इसका जो परिणाम आ जाएगा इसको काटेंगे हम तो 3/13 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए ये दिया है हमें रचनावली, जो प्रश्नावली उसमें से, तो यहाँ से हम देखते हैं, देखो इनको देखते हैं। एक वृत्त है, उस पर भाई बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और ये दोनों की दोनों जो स्पर्श रेखाएं होती है लंबाई में कैसी होती है बराबर होती है। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य में कितने डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का, यानी कि समकोण बनता है। क्या बनता है समकोण। ऐसी सरल रेखा जो वृत्त को परिधि को केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है वो क्या कहलाती है स्पर्श रेखा कहलाती है। अब यहाँ से देखिए, एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से, तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त के अंदर से, तो वृत्त के अंदर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है वो क्या कहलाती है स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त को 2 बिंदु पर परिच्छेद करने वाली रेखा उसको क्या कहते हैं छेदन रेखा कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए भाई बिंदु से वृत्त पर खींचे गए 2 स्पर्श रेखाएं लंबाई में कैसे होती हैं बराबर होती हैं, तो बराबर आ जाएगा इसका। इसके बाद में ये दे रखा है आगे, ये भी प्रश्न दे रखे हैं, और देखिए इसमें आगे। अब यहाँ से देखिए अति लघुत्रात्मक टाइप की प्रश्न, दिए गए चित्र में यदि एपी बराबर 10 है तो बीपी का मान कीजिए, यानी कि एपी 10 दे रखी है तो ये बीपी ये भी कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि भाई बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो लंबाई में कैसे होती हैं बराबर होती है। अब दिए गए चित्र में ओ ये 5 दे रखी है, एपी कितनी दे रखी है 12, तो ओपी यानी कि हमें ये दूरी निकालनी है, तो अपन को पता है यहाँ पे जो कोण बनता है वो समकोण बनता है, तो ये तो हमारे पास में क्या हुआ कर्ण हुआ। ठीक है, अब बाकी हम इसको लंब मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं आधार। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है कर्ण निकालना है, तो कर्ण का सूत्र क्या था आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, 5 स्क्वायर कर दिया 12 का स्क्वायर कर दिया 5 का स्क्वायर 25 संबंधित। अब कर्ण का मान निकालेंगे तो 169 का वर्गमूल यानी कि 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ए ओ बी यानी कि ये कोण कितना दे रखा है 100 डिग्री, तो ये कोण हमारे पास में कितना रहेगा 80 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। आकृति स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है, तो देखिए इधर से स्पर्श रेखा एक स्पर्श रेखा ये हो गई क्यूसी, ये स्पर्श रेखा ये हो गई क्यूडी, यहाँ से ये हो गई एपी स्पर्श रेखा, और ये हो गई हमारे पास में बीपी स्पर्श रेखाएं, तो हम इनका नाम लिख दिया। आगे देखते हैं प्रश्न, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये दिया है, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमें मान निकालना है। तो यहाँ से हम देखते हैं बी का मान है वो तो हमारे पास में कितना है 4, और ए का मान वो कितना है ए, बी का मान यानी कि एक्स का जो गुणांक है वो होगा, ए का मान यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, और सी क्या होता है हमारे पास में अचर पद वो कितना है 3। अब हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, तो देखिए हम यहाँ मान रख देते हैं बी का मान कितना है 4 इसका स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 3, तो हम इसमें इसका अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये 4 4 को 16 माइनस 4 3 12
कर दिया। इसके बाद में यहाँ से 4 का रूट तो कितना आ जाएगा 2। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा इसमें डी। अब देखिए द्विघात समीकरण की मूल कैसे होंगे यानी कि इनकी प्रकृति बतानी है। तो यहाँ पे भी हमारे पास में ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है यहाँ पे 1 और सी बराबर है माइनस का 6। अब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से निकालते हैं, बी का मान कितना है देखिए, बी का मान है 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस ये कितना हो गया, माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस, 6 चौको 24, 24 दूना 48, ये हो गया हमारे पास में 49। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है, और जब 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और अलग अलग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर, आगे देखिए प्रश्न नंबर जो 4 हमें दे रखा है, यह के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0 का मूल कैसे होंगे बराबर। तो यहाँ से हमने देखिए ए का मान छाटेंगे, पहले ए का मान हमारे पास में कितना हो गया के, और बी का मान हमारे पास में 3 और सी का मान हमारे पास में कितना हो गया, बी का मान 6 और सी का मान 3। अब हमें विभक्ति क्योंकि मूल बराबर है तो मूल बराबर होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ बी का मान रख देते हैं, बी का मान कितना है 6 इसका स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है के और सी का मान कितना है 3 बराबर में 0। इसका मान कितना हो गया 36, ये हो गया 4 किया 12 के बराबर में 0। पक्षांतरण कर देते हैं तो ये हो गया 36 बराबर में 12 के, और यहाँ से के का मान निकालेंगे तो 36 बटे में 12, यानी कि हमारे पास में आंसर 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया 3। इसी प्रकार हम यहाँ भी क्या कौन सी स्थिति लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो हम ये कंडीशन लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसमें मान रख देंगे एबीसी के। अब देखिए यहाँ से इस तरह ये भी प्रश्न दे रखे हैं तो इनको भी आपको एक बार देख के जाना है। द्विघात समीकरण के मूल और उनको योगफल, तो ये देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए होता है। अब ये द्विघात समीकरण के इसके मूल और इसका गुणनफल निकालना है। देखिए यहाँ से इसका योग निकालें, क्या निकालें योग, तो माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से बी का मान कितना है 2 रख दिया और ए का मान कितना है 1, तो यानी कि माइनस का 2 आ गया, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो यहाँ पे देखिए सी का मान कितना है 1 और ए का मान भी इसलिए 1 आ गया। द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब मूलों को गुणनफल और योग दिया गया हो तो इस फॉर्मूले से हम इसका क्या निकाल देंगे, द्विघात समीकरण निकाल देंगे। ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में 0। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रकार के जो प्रश्न है इनको भी हम देख के जाएंगे। आगे देखते हैं, देखिए पार्ट जो त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल भी इस तरह से आएंगे, tan a प्लस cot a, तो हमें पता है tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान भी 1 और 1 कितना हो गया 2, तो राइट आंसर बी हो गया। यहाँ से देखिए sin a और cos b, क्योंकि 2 sin 45 डिग्री मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, 2 इंटू इसको हल करेंगे √2 गुना √2 करेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 हमारा राइट आंसर ए आंसर सही हो गया। आगे देखिए इसी प्रकार से देखिए ये भी प्रश्न दे रखे हैं tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में कितना जाएगा 3, तो राइट आंसर कितना हो गया सी हो गया। यहाँ से cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा किसमें बदल जाता है साइन थीटा में बदल जाता है। ठीक है, और बराबर 1/2। अब सारणी से हम देखेंगे साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो वो होता है 30 डिग्री का मान, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसी प्रकार 3 sec 51 डिग्री और cosec 39 डिग्री, तो इनमें से हम किसी एक को चेंज कर देंगे और ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा यहाँ पे 3, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये देखिए साइन स्क्वायर 50 डिग्री cos स्क्वायर 50 डिग्री, तो ये तो सर सुनिएगा इसका मान 1 प्लस 1 तो 2, इसका राइट आंसर ऐसे ही हो जाएगा। 9 sec स्क्वायर माइनस इसमें से 9 कॉमन लेंगे हम तो अंदर रह जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, तो इसका मान कितना होता है 1, 9 गुना 1 करेंगे तो 9, तो राइट आंसर कितना हो गया सी हो गया। आगे देखते हैं इसमें से, इस तरह से हमें ये दे रखा है cos 90 माइनस 48 डिग्री, तो cos किस में बदल जाता है साइन में, और कितना कौन घट रहा है 48, तो साइन कितना है 48, ये आंसर से होगा। यहाँ से 1 माइनस cos 2 थीटा
और साइन टू थीटा का मान थीटा 45 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट थीटा रखेंगे 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ 1 माइनस कोस थीटा का मान 45 दूना कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से साइन या थीटा का मान रखेंगे तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम जानते हैं कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 में 1 का भाग देंगे 1, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार रिक्त स्थान वाले प्रश्न दे रखे हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में चेंज हो जाता है कोस में, और कितना कोण होता है थीटा, कोस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा ये दे रखा है, तो हम जब ये इस तरह के जो सवाल होगा उसको हम किससे करेंगे त्रिकोणमिति के जो पूरा कोण अनुपात है उससे, तो हम एक को बदल देंगे इसमें से। तो देखिए इसको किस तरह ऐसे करेंगे साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस में थीटा कोस थीटा को, साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर हमारे पास में 90 माइनस थीटा, थीटा को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो टू थीटा बराबर में 90, तो थीटा बराबर हमारे पास में 90/2 यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो इसका मान कितना जाएगा 45 डिग्री। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 3 को हल कर सकते हैं। और देखिए आगे ये दिया है इस तरह से, जब दिया है हमें कोस 48 और साइन 42 डिग्री, तो देखिए यहाँ से ये पूर्व कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित है, तो एक को हम चेंज करेंगे, जब इनमें से एक को हम चेंज करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, इसको जब हम करें देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये इसका मान कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा में लिख दिया 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, कितना मान आ गया 1 आ गया। टेन थीटा रूट 3, तो टेन कितने डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का, तो थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। टेन ए बराबर 45 डिग्री, तो टेन कितने डिग्री का मान होता है एक 45 डिग्री का, तो यहाँ ए बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में रूट 2। इसी प्रकार ये अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखा है, तो इसको भी हमें देखना है, ये दे रखा है। आगे देखते हैं, देखिए ये भी प्रश्न दे रखे हैं, इनको भी आपको देख लेना है। टेन टू ए कॉट ए माइनस 18 डिग्री, तो हमें ए का मान निकालना है, तो पूर्व कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात आधारित है। ये भी इसी तरह का सवाल दिया गया है, एक कॉस स्क्वायर और ये 40, इनमें से हमें किसी एक को बदल लेना है, और फिर हमारे पास में सरसमी का बन जाएगी, उसका मान कितना बन जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर ये 7 दिया गया है, प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, इन सभी प्रश्नों को हमें निकाल के जाना है। आगे देखिए ये बहुपद कौन सा है, निम्न में से कौन सा बहुपद है। देखिए बहुपद की जो घात है यानी चर है वो एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, उसकी जो घात है एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखिए कौन सा बहुपद है, तो यहाँ पे देखिए एक्स की घात कितनी आ रही है 1/2, यानी रूट है, रूट का मतलब ये होता है तो ये पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे भी ये पूर्णांक नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये जब हम इसको लिखेंगे तो ये ऊपर हमारे पास में किसमें आ जाएगा माइनस में, तो ये ऋणात्मक में आ गई, तो हमारे पास में बहुपद ये बचा, तो ये बहुपद हो जाए। निम्न से कौन सा रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद किसी कहते हैं जिसमें चर की एक ही घात हो, तो चर की घात इसमें है सिर्फ एक, क्योंकि एक्स की घात है, ये रेखीय बहुपद कहलाएगा। दो घात वाले बहुपद क्या कहते हैं हम द्विघात बहुपद कहते हैं। रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। इसी प्रकार x बराबर 1 पर इसका मान को यहाँ रख देंगे, x का मान 1, 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 माइनस 4 ये रखेंगे, तो ये हो गए 1 माइनस 7 यानी माइनस का 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, शून्य का कोई योग निकाल देंगे माइनस बी अपॉन ए सी, ठीक है, या माइनस 1 पर इसका मान निकालना है जो अभी अपने इस प्रश्न में देखा था। तो इस तरह इन प्रश्नों को देख के हमें जाना है। आगे देखिए सांख्यिकी पे आधारित सवाल दिए गए हैं, तो सांख्यिकी पे देखिए सूत्र याद रखना है हमें, माध्य के लिए एक तो ये है माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और व्यक्तिगत श्रेणी का जो माध्य होगा वो सिग्मा xi अपॉन n यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। ए वर्गीकृत बंटन के लिए सिग्मा fi xi यानी कि ये होता है सूत्र सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। कल्पित माध्य के लिए ये फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, और एक पगचलन विधि होती है उसके लिए भी फॉर्मूला ये होता है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi गुणा में h, ठीक है। यहाँ से जो d का मान हम निकालेंगे वो निकालेंगे xi माइनस a अपॉन a,
और यहाँ से जो ui का जो मान आएगा वो xi माइनस ए अपॉन एच, यानी कि इसमें h का मान और भाग देंगे। इस तरह से हम इनका आंकड़ों का समांतर माध्य निकालेंगे, तो हम इन सबको जोड़ के और कितने आंकड़े उनका भाग दे देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। यहाँ से देखिए प्रश्न में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना है, तो देखिए यहाँ पे ये तो किसका मान है, x के मान है, और ये किसके f का, तो ये हम सारणी निकाल fi गुना xi, fi गुना xi हमने ये निकाले, देखिए 2 एकम 2, 4 दूनी 8, ठीक है, 6 18, 8 दूनी 16, 10 एकम 10, सिग्मा f का मान हो गया, सिग्मा fi xi का मान हो गया। फॉर्मूला में रखे हमने 54, 9 का भाग 54 में दिया कितना आ गया, 96। यहाँ से ये दिए प्राप्त अंकों को दर्शाती है, तो इसमें माध्यांक निकाली, तो ये भी इसी तरह के प्रश्न पे आधारित है। तो ये निकालिए हमें, सबसे पहले xi का मान निकालना है इसमें से, क्योंकि हमें यहाँ वर्ग अंतराल दिया गया, तो xi का मान कैसे निकालते हैं, 20 और 30, यानी कि ये हमारी निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। 20 और 30 को जोड़ा 50 और इसका आधा किया, कितना हो गया 25। अब हमें इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या बताए, अंतर कितने का आ रहा है, 10-10 का, तो हम 10 जोड़ देंगे, 25 और 10 35 और 10 45, 10 55 और 10 65 और 75, ठीक है। अब हमें fi और xi के मानों को क्या करना है, गुणा करना है, फिर इसका योग निकालना है, इधर बारंबारताओं को योग निकालना है और हम इसमें फॉर्मूले में रख देना है। इसी प्रकार ये दे रखा है, यहाँ पे हमें समांतर माध्य दे रखा है, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें से, इसी प्रकार ये दे रखा है, यदि ये क्या दे रखे हैं, चर दे रखे हैं यानी माध्य, तो इसका माध्य क्या होगा, तो हम इसको होगा mx बार होगा। ये जैसे इस पे आधारित दिया है, यदि 5 संख्याओं का माध्य 15 है तो प्रत्येक संख्या में 4 से गुणा कर दिया जाएगा। तो इसमें इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, हम सीधा माध्य को गुणा करेंगे 4 से तो हो जाएगा 60 आ जाएगा। कल्पित माध्य इसका समांतर माध्य ज्ञात कर देंगे, क्योंकि हमें xi का मान निकालेंगे, fi का निकालेंगे, फिर di का मान, क्योंकि इसमें कल्पित माध्य हम इसमें से मानते हैं xi के मान में से सबसे बीच का मान, जैसे यहाँ पे सबसे बीच का मान कितना आया 25, तो ये हमारे पास में किसका मान हो गया a का। अब हम di के मान निकालेंगे, 5 में से 25 घटाए -20, 15 में से ये घटाए -10, और फिर हम fi गुना di निकालेंगे, इसका योग निकाल देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, ये आ जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य है, 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है, यहाँ से पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3 4। अब यहाँ से हमें इनको जोड़ना है, 4 3 7 2 9 और 1 10, और 10 में कितने का भाग देंगे, 5 का, तो कितना आ जाएगा, राइट आंसर 2 आ जाएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो 5 प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 2 3 4 5, तो हम इनको जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 2 14 1 15, और भाग कितने के देंगे, 5 का, ठीक है। 5 और 4 9 3 12 और 2 14 1 15, और भाग दे देंगे, इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सी जगह, 3 हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न ये दिया है, इसमें से वर्ग अंतराल 24 और 30 का वर्ग चिन्ह का मतलब है xi का मान क्या है, तो हम इनको जोड़ देंगे, 24 और 30 को जब हम जोड़ेंगे तो 54, कितना आ जाएगा 54, और 54 का आधा करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 27, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए हमें बहुलक दिया है, तो बहुलक में जो फॉर्मूला होता है बहुलक का, बहुलक तो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, और बटे में होता है हमारे पास में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। तो यहाँ से उसने पूछा है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होती है, F1 होती है, क्या होता है F1, तो F1 का मान हमारे पास में यहाँ कितना आया है 15, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3 n का जो माध्य होगा, तो हम डायरेक्ट माध्य कैसे निकालते हैं, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा n प्लस 1/2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, माध्य, बहुलक, माध्य और इनमें से कोई नहीं, तो यानी आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो माध्य को हम आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते। निम्न बंटन का माध्य 5 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये x का मान दे रखा है, ये f का मान दे रखा है, हम xi fi निकालेंगे और ये माध्य की जगह रख देंगे, फॉर्मूला में रखेंगे, तो हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, p का मान आ जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार ये दिया है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या हटा दीजिए, तो 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 18, 5 का औसत कितना दे रखा है 18, तो योग कितना हुआ 18 पंजो 90, एक संख्या हटा दी, संख्या कितनी रह गई 4, ठीक है, तो औसत कितना हो जाता है 16, अब योग कितने 16 चौका 64, तो हटाई गई संख्या इनको घटाएंगे तो हमारे पास में कितनी रह गई वो 26।
इसी प्रकार इस प्रश्न का भी आपको अभ्यास करके जाना है। यहाँ से xi का मान निकालेंगे, माध्यक। अब हम माध्यक निकालते हैं। देखिए माध्यक में क्या करते हैं, जो प्रेक्षण दिए गए हैं उनको आरोही अवरोही क्रम में लिखा जाता है, और सम है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा विषम के लिए, और सम के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम जैसे ये प्रश्न है इसका निकालना है, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो पद है वो सम दे रखे हैं, तो पद सम दे रखे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम, तो क्या होगा, n बटे 2 पद और n प्लस 1 बटे 2 पदों का औसत। ठीक है, निम्न आंकड़ों का आरोही क्रम व्यवस्थित है, इसका माध्यक क्रम दे रखा है 7। अब हम यहाँ पे पद विषम है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1 बटे 2 पद। ठीक है, इसका फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। आगे देखिए संचय बारंबारता, एवरग्रिड बारंबारता बंटन के लिए माध्यक, यानी उसमें हम क्या बनाते हैं, संचय बारंबारता बनाते हैं, n बटे 2 का मान निकालते हैं। n क्या होता है, सिग्मा f का मान होता है। जैसे यहाँ पे इसका माध्यक निकालते हैं, यहाँ सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकलते, सबसे पहला मान 2 रख दिया, फिर 2 में 3 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 2 जोड़ा 10 आ गया। ये जो लास्ट आंसर होगा वही किसका योग होगा, सिग्मा एफ का मान होगा। अब इसे n बटे 2 निकालेंगे, 5 आया, 5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, तो 5 से ठीक बड़ी 8 है, तो 8 के जो संगत चर है वही हमारा क्या जाएगा, माध्यक। तो माध्यक कितना आ गया, 7 आ गया। वर्गीकृत के लिए क्या करेंगे, n बटे ये लगाएंगे, बिल्कुल वही करेंगे, फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। ठीक है, देखिए ये है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी कि माध्य भी होता है, बहुलक होता है, माध्यक होता है, तो ये सभी होते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बिल्कुल यही होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। देखिए माध्यिका निकालनी है, प्राप्तांक इसकी माध्यिका, तो यहाँ पे देखिए इनको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना है। इसके बाद में यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी कि n बराबर कितना दे रखा है, 6 सम दे रखा है, तो हम सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे इसमें बहुलक, बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका बहुलक हो गया। बारंबारता बंडल के माध्य, माध्यक, बहुलक और बीच में सही संबंध क्या है, तो उसके बीच में सही संबंध क्या होता है, यानी कि बहुलक है तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य के बराबर होता है। किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए, तो ये इस फॉर्मूले से निकलेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। संचय बारंबारता सारणी का उपयोग किसमें किया जाता है, माध्य ज्ञात करने में किया जाता है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। ये अभ्यास के लिए आपके लिए प्रश्न दिए गए हैं, तो उनको आपको निकालना है। एक बंटन का माध्य दिया है, माध्य दिया गया, तो बहुलक क्या होगा ये भी दिया गया है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, ये वाला, क्योंकि हमें माध्यक दिया गया और बहुलक निकालना है। आगे देखिए, अब हम निर्देशांक ज्यामिति पे देखते हैं। देखिए तो यहाँ से देखिए किसी बिंदु P का x निर्देशांक क्या कहलाता है, उसका भुज कहलाता है, y निर्देशांक क्या कहलाता है, उसकी कोटि कहलाती है, और बिंदु P के निर्देशांकों को हम x और y के रूप में लिखते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो होती है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से जो दूरी आएगी वो सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए 3 और जाएगी y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या होती है, x निर्देशांक, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देखिए इसमें से बिंदु 6 - 3 की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी क्या होती है, y निर्देशांक, तो इसमें से -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बिंदु 0 3 -2 के बीच की दूरी, तो यहाँ पे हम वो दूरी सूत्र लगाएंगे ये वाला, और तो इसकी दूरी निकल गई कितनी जाएगी, √13 आ जाएगी। बिंदु 5 और 7 की कोटि, कोटि क्या होती है, y निर्देशांक, तो y निर्देशांक कितना हमारा 7, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। बिंदु इसकी दूरी निकाली, बीच की दूरी दे रखी है तो दूरी की जगह दूरी रख देंगे, और हम किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको ऑप्शन वाले जो प्रश्न है वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में बताया गया है, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाए। धन्यवाद।